दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम की बातें। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे जो हमारा आगे बढ़े तो फोर्स एंड सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या स्टेटमेंट बोलता था और उसकी जो भी हमारे पास डेरिवेशन होगी, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अभी कराऊंगा तो साथ के साथ नोट करना। तो पहले स्टेटमेंट समझो, आपने मोमेंटम समझ लिया। बस मैं अभी तक ये उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आपने जो पुराने लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग के उनको देख लिया होगा, तभी आप इस लेक्चर पे पहुंचे हो। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी स्टेटमेंट बोलता है कि जो भी हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम आता है, देखो जो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा, है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या था, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, या फिर वो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि जो भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन मोमेंटम में। जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई करा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ये थी कि जो फोर्स है या कहें सीधा एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में मोमेंटम में भी चेंज आएगा। अब मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ मोमेंटम में p सिंबल होता है। मोमेंटम का सिंबल p और फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन भी आती है ना, डायरेक्शन आती है। तो मोमेंटम में भी क्या है, डायरेक्शन है, और हमें पता है कि फोर्स में भी डायरेक्शन होती है। तो जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी आने वाला है। लेट्स से ये मार्कर था, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा वो जहां फोर्स की डायरेक्शन है उसी की फोर्स की डायरेक्शन में भी मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करें कि क्या डेरिवेशन होगी, तो हम लेते हैं, लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एन। हमने मास एन का एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मूविंग विद एक्सिलरेशन a। अब वो a एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है सो डैट इन टाइम t, ठीक है, इन टाइम t। तो टाइम t में वो मूव कर रहा है एक्सिलरेशन a के साथ सो डैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। ये एक सिचुएशन हमने ली है, मानी है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है ना, और वो एक्सीलरेशन a के साथ मूव कर रहा है इन टाइम t में। अब जब एक्सीलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपको समझना है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सीलरेशन a है, इन टाइम t में मूव कर रहा है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v आई हमारे पास, ठीक। तो अब हमें बताना है कि चेंज इन, अब इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अगर आपको कभी भी चेंज बताना है, बदलाव बताना है कि मेरे पास कितना चेंज हुआ, अच्छा आप ऐसे समझो कि जब आप 10 इयर्स के थे तो आप कौन सी क्लास में थे,
और जब आप 15 ईयर्स के हुए तो कौन सी क्लास में हुए, तो जो भी चेंज था वो जो चेंज होगा पर ईयर, तो आपने एक क्लास जो है पास करी होगी, मींस 5 ईयर्स का डिफरेंस आएगा, है ना। तो जो चेंज है वो किससे पता लगेगा, अगर हम फाइनल वाली जो आपकी पोजीशन है उससे माइनस कर दे जो इनिशियल मैंने बोला कि आपने 15 ईयर्स अभी के और 10 ईयर्स वाली जो है वो एज माइनस करो तो 5 ईयर्स का जो है चेंज आएगा, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करके चेंज आता है। वही यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि आप चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम बोले तो इनिशियल मोमेंटम होगा P1, लेट्स से P1 है, और वो क्या होगा m इंटू यू। अब u क्यों आया, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे u लिखा। ऐसी अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो क्या आप इसकी मुझे बता सकते हो स्टेटमेंट, फाइनल मोमेंटम होगा P2, है ना, और मास तो सेम है, मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है, और वेलोसिटी फाइनल है v। तो ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आएगा P2 माइनस P1, मतलब जो फाइनल मोमेंटम था आपने उससे माइनस कर दिया इनिशियल मोमेंटम। साथ में एक एक लाइन लिखते रहो, डेरिवेशन अभी समझ आओगे, साथ के साथ आपको पता चल जाएगी कि डेरिवेशन हुई कैसे, और स्टेटमेंट से ही चल रहे हैं हम एक स्टेटमेंट स्टार्ट करी, हमने एक इनिशियल कंडीशन ली और उसी से जो है एक फॉर्मूला बनाएंगे जो आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम आया P2 माइनस P1, इन शॉर्ट mv माइनस mu। अब क्योंकि m कॉमन है तो मैं यहां से m कॉमन लेके v माइनस u चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं, ठीक। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था उसकी स्टेटमेंट बोलती है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, और उसमें कितना टाइम लिया पर टाइम टेकन, ठीक है। तो फोर्स जो है फोर्स F अगर हम सिंबल मान लें वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम उसने लिया अपने मोमेंटम को चेंज करने में जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हुआ था। तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता चल गया P2 माइनस P1 अपॉन टाइम टेकन T है, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको फोर्स, अब मैं फोर्स का सिंबल F ले लेता हूं, F इज प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u। देखो P2 माइनस P1 जो हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला उसको मैं डायरेक्ट m v माइनस u रख सकता हूं, आपको सारी प्रोसेस पता चल गई, अपॉन टाइम t। तो देखो ये जो आपको टर्म नजर में आ रही है फाइनल माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये जो चीज है एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन ही तो होती है जो हमने समझी है। जब एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था तो क्या समझा था, चेंज इन वेलोसिटी होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन जो कि t है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू ma, ठीक। तो यहां से स्टार्टिंग से लेकर आप यहां तक नोट करो कि हमारे पास हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है इसमें इस जगह पे मैं फोर्स को लिख सकता हूं m इंटू ए, तो ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, अब ये सारा नोट कर लो, मैं इसे रब करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी डेरिवेशन में जो इनिशियल कंडीशन थी इसको रब कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे की बातें जो इसमें जाननी है। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या मिला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या नजर में आता है कि जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है। जब आपने पढ़ा होगा या अभी ग्रेविटेशन में पढ़ोगे तो वहां पर भी क्या होता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी कांस्टेंट की वैल्यू जनरली 1 होती है, तो हम हमेशा फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो k अगर हमारे पास 1 है, इफ k इज 1, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि हमारे एक्सटर्नल फोर्स को डायरेक्टली रिलेट करता है
हमारे एक्सेलरेशन के साथ और मास के साथ। ठीक है, अब फोर्स की हमें यूनिट पूछे तो ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, लेकिन जो ये फॉर्मूला अगर आप इससे सॉल्व करो तो देखो फोर्स है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं न्यूटन भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है अगर हम यूनिट से बात करें, और ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, जो कि एक्सेप्टेबल है, ऐसा एक्सेप्ट कर दे, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट करा था फोर्स का, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस, अभी हम जानेंगे कि इस लॉ के एप्लीकेशन कितने सारे थे, लेकिन इसको सोच के ही बहुत समझ में आता है कि एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई हो रहा है तो उसी की डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम में चेंज आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन मोशन के साथ ही है या उसके अपोजिट है। तो ये आप सारा कुछ नोट कर लेना, साथ में डेरिवेशन स्टार्ट यहां तक जाना, उसके बाद दोबारा यहां से स्टार्ट करके ये यूनिट वाली बात, इतनी बात खत्म होनी थी आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अब हम कुछ बातें करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस की फिनिश होने की कोई हद नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जांपल्स देने हैं तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो नोट करे हैं, तो आप इनको समझ सकते हो। अगर आपने क्रिकेट मैच बहुत देखा हो, जो बॉल से बहुत ही देखते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा होगा, जब कोई क्रिकेटर बॉल कैच करता है तो अपने हाथ बैकवर्ड मूव कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है मेरी बॉल का, उसी डायरेक्शन में हम हाथ को तब तक पीछे लेके जाते हैं ताकि उसका जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, उसका चेंज इन मोमेंटम कम कर दे और हमारे हाथ पर इंपैक्ट कम हो। वो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इंपल्स, उससे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है फोर्स का, जो बॉल हम पे लगाने वाली है, हम उसी के डायरेक्शन में हैंड मूव करते हैं बैकवर्ड। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या था कि जब भी हमारे पास हाई जंप या लॉन्ग जंप होती है, जो एथलीट्स हैं वहां पे जब वो लैंड करते हैं तो वो जो जमीन होती है वो या तो सैंड की होती है या फोम वगैरह उसमें लगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई एथलीट कूदेगा इसके ऊपर, लैंड करेगा कोई एक हाइट से, तो उस पर इंपैक्ट कैसे होगा कि यहाँ पे जो ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाली है, अब इसका तो कोई मोशन है और यहाँ पे जब अप्लाई होगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा, तो वो इतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा इनके पैरों पे कि टूटने का अंतर रहेगा। लेकिन अगर हम सैंड या फोम यूज करेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स लगाने वाले हैं, तो वो आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा एथलीट्स हमारा जो भी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल दो एप्लीकेशंस थे, है ना। और इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं कि एप्लीकेशन बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कोई रिलेशन आ सकता है। तो आपने अभी तक क्या समझा है कि जो हमारा फोर्स है वो ma मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर है, या m फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम के बराबर है ना। ये आपने बात समझी है अभी तक। तो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं यहां लिख सकता हूं mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये f इनटू टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब हम मानते हैं फोर्स अप्लाई नहीं होता, फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मोशन में रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये यूनिफॉर्म मोशन जो है उसमें रहता है या नहीं। अब अगर मैंने F0 लिया तो इस इक्वेशन में आप देखो तो 0 इंटू टाइम होगा इक्वल टू mv माइनस mu। ठीक है, तो ये तो 0 होगा कंप्लीट, mv माइनस mu, तो ये mv इक्वल टू mu। अगर मैं mu को इधर लेके आऊं तो ये स्टेटमेंट आ रही है, मींस m से m कैंसिल, तो v इक्वल टू u आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। अब यहीं से आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जब मैंने फोर्स अप्लाई किया ही नहीं, फोर्स की वैल्यू 0 थी, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करा ही नहीं ऑब्जेक्ट पे,
तो हमने क्या समझा था, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, F इज 0, तो जब मैंने 0 रखा तो आपको mv माइनस एमयू इक्वल टू 0 आया, तो mv इक्वल टू एमयू मतलब m से m कैंसिल, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम आ रही है। तो एक्चुअली में ये अभी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, जो इनिशियल है वही फाइनल है, फोर्स लगा ही नहीं, तो इनिशियल और फाइनल बराबर थे। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट थी इनर्शिया ऑफ मोशन वाली, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो पहला स्टेटमेंट था, जो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। ठीक, तो ये चीज नोट करना। दूसरी बात, अगर हम रेस्ट की बात करें, लेट्स से उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी ऑब्जेक्ट की। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, mv माइनस mu, और ये क्या है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक, अब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो यहाँ पे ये फोर्स भी तो 0 अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे मींस इनिशियल वेलोसिटी जो होगी u वो 0 होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो जो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि फोर्स अप्लाइड नहीं होता, तो वो फोर्स हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इतनी बातें अगर हम रिलेशन बताएं कि फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कैसे रिलेशन आएगा, तो इतनी बात थी हमारे इस पार्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इंपल्स का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। अब अगर हम इंपल्स की बात करें, सो आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा इंपल्स का, क्रिकेट मैच वगैरह में यूज होता है कि कितना इम्पैक्ट वो फोर्स है, जो बॉल है क्रिकेटर की बॉल जब उसे हिट करा तो कितना उसका इम्पैक्ट था। तो वो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करने के लिए ही हम इंपल्स बताते हैं। तो जो इंपल्स है उसमें इम्पैक्ट ऑफ फोर्स बताएगा, और ये जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है वो बताता है एक्चुअल में। ठीक, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो आपने चेंज इन मोमेंटम समझा P2 माइनस P1, और वो था पर टाइम टेकन फोर्स के प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है आपका P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस ये जो इनिशियल वेलोसिटी वाला है, ये हमारा बराबर है इंपल्स के। और एक और बात आपको पता है कि फोर्स है mv माइनस यू अपॉन टी के बराबर। तो जो ये क्वांटिटी है mv माइनस यू, mv माइनस mu, ये मैंने इंपल्स बोली। तो यहाँ पे इंपल्स का एक और रिलेशन क्या आता है कि फोर्स कितने टाइम के लिए एक्ट करता है वो हमारे पास इंपल्स की वैल्यू बताता है। अब जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही फोर्स कम होता जाएगा, या इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास जो एप्लीकेशन था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कि क्रिकेटर बॉल पीछे क्यों करते हैं, तो वो एक्चुअली में हाथ अपना पीछे इसलिए करते हैं ताकि वो टाइम बढ़ा दें, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें। अब यहाँ इस रिलेशन से आप समझो कि अगर मैं टाइम के लिए निकालूं तो वो इंपल्स अपॉन फोर्स आता है। अब अगर आप टाइम इंक्रीज करोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। तो जो उनके हाथ में स्ट्रोक करेगा फोर्स, उसकी वैल्यू कम होगी, तो उन्हें इंपैक्ट कम फील होगा, या सीधा कहें तो जो बॉल का फोर्स है वो उन्हें कम लगेगा या हर्ट कम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको इंपल्स के लिए समझना था ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, आई सिंबल है इंपल्स का। ठीक, तो अगर आपने फॉर्मूला पता कर लिया तो इसका फॉर्मूला एक हो सकता है इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, दूसरा चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। अब यहां से अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी ऐसा यूनिट आप दो समझ सकते हो कि एक तो न्यूटन की फॉर्म में होगी, दूसरी अगर हम यहां से सॉल्व करें तो देखो यहां से अगर मैं इंपल्स की यूनिट सॉल्व करूं तो मास किलोग्राम में हो गया, और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होगी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड एक यूनिट आपको ये नजर में आई। और अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो देखो अभी आपने समझा फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, और टाइम की आपको पता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड
या इम्पल्स यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दो यूनिट है, दोनों का आप ऐसा यूनिट मान सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें कि आप कौन से चूज करोगे। अगर आपको फोर्स गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर आपको मास या वेलोसिटी गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इतनी सी बात थी आपके इम्पल्स की। अब जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएंगे तो इम्पल्स का बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, वहां पर हम जरूर डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स का और क्या क्या बेनिफिट है। तो आप इतनी बातें नोट कर लेना। अब जो हमने कंसेप्ट समझा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको जनरली जो भी आपके पास रिलेशन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा। जो जो आपको गिवन है उसको एक पॉइंट वाइज नोट करना। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर 2 seconds। फुल स्टॉप आ गया। मतलब आपको सॉल्यूशन में क्या समझ में आया कि फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन, ठीक, फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन और वो एक्ट कर रहा है कि स्टेशनरी बॉडी पे। तो स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी माने क्या था, रेस्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी बॉडी है तो वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट पर है अगर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगी। यहीं से आपको स्टेशनरी बॉडी दिखा, तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में वो बॉडी रेस्ट में होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u 0 होगी, है ना। और हमें मास गिवन है 10 kg और टाइम भी गिवन है 2 seconds, ठीक है, 2 सेकेंड। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि हमें एक एक्सेलरेशन का तरीका है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। लेकिन अब इस रिलेशन से आपको u पता है, टाइम पता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का आता पता नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के सवाल में हम नहीं सॉल्व कर पाते कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहीं पर हम फोर्स का यूज करेंगे। देखो कैसे, अब आपको फोर्स 50 न्यूटन गिवन है तो आपको एक रिलेशन पता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने ड्राइव करा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, मास भी गिवन है 10 kg और ये एक्सेलरेशन a है, ठीक। तो a एक्सेलरेशन को हमने स्मॉल लेटर से दिखाना तो इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे 50 अपॉन 10 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, किसका फॉर्मूला यूज करके, फोर्स का फॉर्मूला यूज करके। अब अगर आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो फाइनल वेलोसिटी में अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो इस जो रिलेशन था इसमें आप वैल्यू रख सकते हो 5। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0 अपॉन टाइम 2। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई करके 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस कोई टफ नहीं होते, बस आप सोचते नहीं हो कि आपको क्या क्या रिलेशंस पता है। जो जो गिवन है वो आप एक बार लिख लो, और कुछ स्पेशल टर्म्स, इसको इस तरह के टर्म्स को मैं बोलता हूं स्पेशल टर्म्स। स्पेशल टर्म्स क्यों? क्योंकि बच्चे यहीं पे खो जाते हैं कि अच्छा फोर्स देगा 50 न्यूटन, मास दे दिया, 2 सेकंड दे दिया, एक्सेलरेशन निकालना है, तुरंत जल्दी जल्दी ये करना चाहते हैं। लेकिन वो स्टेशनरी बॉडी वाला टर्म ही नहीं समझते कि स्टेशनरी बॉडी दिया है तो एक्चुअल में आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। तो इस तरीके स्पेशल टर्म मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। आप ध्यान रखना कि स्टेशनरी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में था, रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो कुछ होगी वो हमारे फोर्स से आने वाली है। तो यहां तक आपका मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ये सारी बातें थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इंपल्स की, ठीक। हमने फर्स्ट लॉ से भी सीखा है कि कैसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब तक जिस चैप्टर में जितने भी डाउट हो, जो भी आपने वीडियो देखी उसमें नीचे कमेंट कर दिया करो, कोई डाउट रह जाता है तो, ठीक। सो और हमारे पास बच्चे जुड़ रहे हैं अभी भी, तो आप भी जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इतनी अनाउंसमेंट आपको करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।